सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 11 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, तो अभी मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो आंसर होगा मुंबई। तो मर्सर के 2020 के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है। अच्छा, विश्व स्तर पे वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे तो मुंबई प्रवासियों के लिए 60वां सबसे महंगा शहर है। और एशिया में बात करेंगे तो ये 19th नंबर पे आता है। तो भारत में सबसे महंगा मुंबई हो गया। मुंबई के बाद दिल्ली है और फिर है चेन्नई। दिल्ली वर्ल्ड लेवल पे 101 नंबर पर है और चेन्नई है 143 नंबर पे। अच्छा, ये तो इंडिया के रेस्पेक्ट में अपन ने बात कर ली। पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करेंगे तो टॉप पे कौन है, मतलब सबसे महंगा शहर कौन सा है पूरी दुनिया में? तो हांगकांग है। फर्स्ट पे हांगकांग है, सेकंड पे तुर्कमेनिस्तान है और तीसरे पे है टोक्यो। तो एक तो मुंबई याद रखना भारत में सबसे महंगा और पूरी दुनिया में हांगकांग है, ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसे नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर होगा रंजीत कुमार को। तो भारतीय एरोस्पेस उद्यमी है ये रंजीत कुमार और अभी इन्हें नासा ने नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। ये 30 साल से नासा के साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को उन्नत बनाने में अहम योगदान दिया, इसीलिए इनको ये सम्मान मिला है। आपको बता दूं, आर.के. चेट्टी पांडिपति 2002 में इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय बने थे। बाकी देखो यहाँ नाम जो लिख रहे हैं आप जानते होंगे, कृष्णेंदु मजूमदार बाफ्ता के नए अध्यक्ष बने हैं। वहीं जयदीप मजूमदार की बात करेंगे तो ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत एम्बेसडर बने थे। और जयदीप सरकार, ये अफ्रीकन देश है लेसोथो, वहां पे भारतीय राजदूत बने थे। अच्छा, नासा से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी करंट अफेयर्स का आपको बताता हूँ। अभी साउथ अफ्रीका की जो स्पेस एजेंसी है, साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी, उसने गहरे अंतरिक्ष वाले ग्राउंड स्टेशन की मेजबानी के लिए नासा के साथ सहयोग किया है। मतलब ग्राउंड स्टेशन का उपयोग चंद्रमा, मंगल और मानव मिशन के समर्थन में किया जाएगा। और इस सहयोग के बाद साउथ अफ्रीका, अमेरिका, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया के बाद चौथा देश बन गया जिसने गहरे अंतरिक्ष स्टेशन की मेजबानी की है। बात नासा की है तो इसके बारे में कुछ पॉइंट आप याद रख लो। एक तो कुछ स्टैटिक पॉइंट्स, जैसे कि फुल फॉर्म हो गई नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना इसकी 1958 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडस्टीन। अच्छा, एक और पॉइंट बताता हूँ अभी नासा से। अभी एक भारतीय मूल की लड़की का नाम याद रखना, वनीजा रूपाणी। क्यों याद रखना? क्योंकि इन्होंने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा है। क्या नाम रखा है? इंजीन्यूटी नाम रखा है। हमने पढ़ा भी था, तो ये नाम याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा गाइज, एक और इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए और खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो वीकली करंट अफेयर्स का वीडियोस देखते हैं। तो जून महीने के फर्स्ट वाले वीक का फर्स्ट वाला पार्ट हम देख चुके थे। अब सेकंड वाला पार्ट बाकी है जो आज शाम को हम करने वाले हैं। शाम को 6 बजे टाइम रहेगा, तो शाम को 6 बजे जरूर जुड़िएगा वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो के लिए। साथ में वीडियो के बाद आपको उसका क्विज भी अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, तो वहां से उसकी प्रैक्टिस भी आप कर लेना और सारे पॉइंट को स्ट्रांगली याद कर लेना। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस देश की सेना टटमोडो ने फेसबुक पर वापसी की है? तो आंसर होगा म्यांमार। तो अभी म्यांमार की सेना टटमोडो ने लोगों को सटीक समाचार यानी कि एक्यूरेट न्यूज प्रदान करने के लिए फिर से फेसबुक को यूज करने का फैसला लिया है, क्योंकि फेसबुक म्यांमार में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और लोगों तक पहुंच बनाने का सबसे अच्छा तरीका भी है। म्यांमार की बात हुई है तो कैपिटल इसके नेपिटो है, करेंसी है क्यात। यहाँ की जो चांसलर है उनका नाम है आंग सान सू की और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है यू विन मिंट। और इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, फरवरी में ये भारत की यात्रा पर थे ये प्रेसिडेंट यू विन मिंट। और म्यांमार के साथ एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, कौन सी? इम्बेक्स नाम की एक्सरसाइज करते हैं म्यांमार के साथ। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश सरकार ने। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों यानी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए पंचवटी योजना शुरू की है। तो इस योजना में मनरेगा योजना के तहत सभी विकास खंडों में आवश्यक सुविधाओं के साथ पार्क और उद्यान विकसित किए जाएंगे।
मतलब इस योजना का जो मेन पर्पज है वो यही है, जो सीनियर सिटीजन है उनको मनोरंजन के साथ साथ पार्क और उद्यान उपलब्ध करवाना। अब बात हिमाचल प्रदेश की है तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो, समर कैपिटल की बात करेंगे तो इसकी समर कैपिटल है शिमला और इसकी विंटर कैपिटल है धर्मशाला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो गए और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। इसके अलावा आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 100% एलपीजी कवरेज वाला पहला राज्य बना था भारत का हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे लॉसर महोत्सव भी मनाया जाता है और हिमाचल प्रदेश के मनाली में देश का पहला स्काई साइकिलिंग पार्क भी खोला गया है। यहाँ पे एक झील भी है, वो एग्जाम में पूछी जाती है, गोविंद सागर झील। ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है, भाखड़ा नांगल डैम पर है और ये है सतलुज नदी पे। अच्छा, इसी से मिलती जुलती एक और झील आप याद रखो, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। आपको याद होगा सोन नदी की सहायक नदी है रिहांड नदी, तो उस पे एक डैम है जिसको कहते हैं रिहांड डैम, वहीं पर है ये गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो कि यूपी में है। यहाँ हिमाचल प्रदेश की बात है तो गोविंद सागर झील है, वो तो मिलता जुलता था तो मैंने आपको बता दिया यूपी वाला, लेकिन याद दोनों रखना, दोनों मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने कोविड-19 से बचाव के लिए अनन्या नाम से जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है, डेवलप किया है? तो आंसर होगा DIAT ने। इसका मतलब होता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, और अभी इसी ने अनन्या नाम से वाटर बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे तैयार किया है। तो आप इसे किसी भी चीज को कीटाणु मुक्त करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मास्क वगैरह हो गया, पीपीई किट हो गए, कपड़े वगैरह, मतलब हर चीज को आप इससे डिसइंफेक्ट यानी कि कीटाणु मुक्त कर सकते हैं इस स्प्रे के थ्रू। क्या नाम है उसका? अनन्या नाम है। अच्छा, यहाँ पे जो DIAT की हम लोगों ने बात करी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में है और इसके वाइस चांसलर। फिर 2020 तक भारतीय रेलवे में सबसे सुरक्षित वर्ष कौन सा था जिसमें पहली बार शून्य यात्री मृत्यु दर रही है? तो सही उत्तर होगा 2019-20। तो अभी दिए गए भारतीय रेलवे के बयान के अनुसार अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 के दौरान सबसे अच्छा सुरक्षा रिकॉर्ड बनाया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। तो इस अवधि के दौरान किसी भी रेल दुर्घटना में किसी भी रेल यात्री की जान नहीं गई है और ये उपलब्धि 1853 के बाद पहली बार हासिल की गई है। अच्छा देखो, मृत्यु दर की बात चल रही है तो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूं जो अभी न्यूज में थे। एक फैक्ट तो 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि 2012 से लेकर 2019 तक सबसे ज्यादा बाघ यानी कि टाइगर कहां पे मारे गए हैं, किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में मारे गए हैं। वैसे सबसे ज्यादा बाघ आपके मध्य प्रदेश में ही है। और शिशु मृत्यु दर में सबसे आगे कौन था, मतलब सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर कहां पर रही? तो वो भी मध्य प्रदेश में रही, तो वो भी याद रखना। बाकी रेलवे की बात करेंगे तो अभी CII ने त्रिची रेलवे जंक्शन को गोल्ड रेटिंग दी थी। CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और ये भी न्यूज में था क्योंकि इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं उदय कोटक, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के CEO हैं। इसके अलावा मेक इन इंडिया के तहत बिहार के मधुपुरा फैक्ट्री में बना है 12,000 हॉर्स पावर का रेल इंजन, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया में पहली बार इतना क्षमता वाला, इतनी कैपेसिटी वाला इंजन ब्रॉड गेज ट्रैक पर चलाया गया है। इस इंजन का नाम रखा है WAG-12। और अगर हमारे रेल मंत्री की बात करेंगे तो पीयूष गोयल है, और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। फिर हाल ही में किस देश ने अपने आप को कोरोना वायरस मुक्त घोषित कर दिया है? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड ने। तो अभी न्यूजीलैंड ने अपने आप को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित कर दिया है। अच्छा, इस न्यूज से आपको कुछ याद आया होगा, अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्लोवेनिया ने भी अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया था, और अब न्यूजीलैंड ने कर दिया। अब न्यूजीलैंड ने किया तो ये रहा मैप में न्यूजीलैंड। कैपिटल क्या है? वेलिंगटन है। करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, और प्रधानमंत्री है जैकिंडा अर्डन। आपको याद होगा ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 जब आया था जिसमें भारत 53 नंबर पे रहा था, उसमें टॉप पे रहा था न्यूजीलैंड। और याद रखना 2021 में महिला रग्बी वर्ल्ड कप भी आपका आयोजित किया जाएगा न्यूजीलैंड में ही, और न्यूजीलैंड ही पहला देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया था। ये पॉइंट भी याद रखना। अच्छा, न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी को रिचर्ड हेडली पदक मिला था? तो आंसर होगा रॉस टेलर। और रॉस टेलर का नाम अभी इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि रॉस टेलर ये क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैचेस खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए थे। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, अच्छा अगला प्रश्न आपका बुक से है कि लॉकडाउन लिएजन्स लिविंग एंड अदर्स स्टोरीज नाम की बुक को किसने लिखा है? इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा शोभा डे। तो मशहूर लेखिका हैं ये शोभा डे, और लॉकडाउन में मजदूरों की दुर्दशा और कोरोना वायरस जैसी महामारी से
पैदा हुए अनिश्चितता भरे माहौल पर एक किताब लिखी है इन्होंने, जिसका नाम है लॉकडाउन लिएजन्स लिविंग एंड अदर्स स्टोरीज। और इसे रिलीज करेंगे कौन? एक्टर सोनू सूद। बाकी मोहम्मद अब्दुल मन्नास की बात करेंगे, बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नाम की बुक लिखी थी। जेके रॉलिंग ने द इका बोग नाम की बुक लिखी थी। और वी कृष्णा स्वामी, ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने पीवी सिंधु के ऊपर बुक लिखी थी जिसका नाम है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। बढ़ते आगे। फिर जून 2020 तक किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने दुनिया के सबसे गहरे महासागर बिंदु पर डुबकी लगाई है? तो आंसर होगा चीन। तो अभी चीन की मानव रहित पनडुब्बी जिसका नाम है हैदाऊ 1, इसने दुनिया के सबसे गहरे महासागर बिंदु पर 10,907 मीटर की गहराई तक गोता लगाया है। और इस तरह से हैदाऊ ने दुनिया के सबसे गहरे क्षेत्र मारियाना ट्रेंच की सतह को छूकर रिकॉर्ड बनाया है। बात चाइना की है तो ये रहा मैप में चाइना, कैपिटल बीजिंग है। और बीजिंग में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। विंटर ओलंपिक गेम्स का भी हेडक्वार्टर यहीं, एससीओ का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और आपको याद होगा 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स होंगे वो भी आपके बीजिंग चाइना में ही होंगे। इसके अलावा 2022 में जो 19वें एशियन गेम्स होंगे वो हांगझाऊ चाइना में होंगे। और 2021 में तीसरे एशियन यूथ गेम्स ये आपके चाइना के शंटाऊ में होंगे। इसके अलावा 2023 में एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? चाइना में। करेंसी रेनमिन भी है। और अभी आपको याद होगा चाइना ने एक डिजिटल करेंसी जिसे कहते हैं DCEP, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को भी लॉन्च किया था। बाकी FIDE-Chess.com ऑनलाइन जो नेशन कप था उसको जीता था चाइना ने ही। और कुछ समय पहले सिप्री की रिपोर्ट आई थी और उसमें बताया था कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्माता देश बना था कौन सा? चाइना। पहले नंबर पे USA है। भारत और चाइना की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? मैक-मोहन लाइन कहते हैं। और आपको याद होगा अभी चाइना ने मार्च 5B रॉकेट को लॉन्च किया था। और चाइना अपने मंगल एक्सप्लोरेशन मिशन का नाम जिसका रखा है तियानवेन 1, उसको इसी साल के एंड में लॉन्च करेगा। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखना चाइना से। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटा करके कितना कर दिया? तो आंसर होगा माइनस का 3.2%। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में बताया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट वित्त वर्ष 2019-20 में माइनस का 3.2% तक रह सकती है। अच्छा, यहीं पे एक और आपको क्वेश्चन बताता हूं। अभी S&P रेटिंग्स यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी 5% तक गिरने का अनुमान लगाया है। बाकी वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, स्थापना 1944 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC और अध्यक्ष हैं इसके डेविड मालपास। इसकी MD CFO कौन बनी थी? अंशुला कांत बनी थी। और अभी वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गई हैं कौन? कार्मेन रेनहार्ट बन गई है। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनके सीनियर एडवाइजर कौन बने? राजीव टोपनो बने थे। और एक और नाम आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में मोहम्मद डाइगन को भी नियुक्त किया था। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने वर्ल्ड बैंक से। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी केंद्र सरकार ने बांस के आयात यानी कि इंपोर्ट पर सीमा शुल्क को बढ़ा करके कितना कर दिया? तो आंसर होगा 25%। तो अभी अगरबत्ती का प्रोडक्शन करने वाले जो बांस का इंपोर्ट करा करते थे, तो अब उस बांस के आयात पर केंद्र सरकार ने सीमा शुल्क को बढ़ाकर के 10 से 25% कर दिया है। अच्छा, ऐसा क्यों किया? ताकि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हम ज्यादा से ज्यादा घरेलू बांस का उपयोग कर सकें। अच्छा, बांस याद रखना कोई पेड़ नहीं है, अभी इसे घास का दर्जा मिल गया है, घासों की श्रेणी में आता है बांस। अच्छा, वर्ल्ड बैम्बू डे हम कब मनाते हैं? ये प्रश्न आप लोग मुझे बताओ। और अगर डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो आप लोग देखते होंगे जहाँ पे डेली 10 इंपॉर्टेंट डेज को हम रिवाइज करते हैं, तो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। वर्ल्ड बैम्बू डे हिंट देता हूँ आपको, सितंबर में मनाते हैं। देखते हैं आप किसको पता है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 जून को। तो हर साल 9 जून को वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इसे व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और इस बार की थीम आप ध्यान रखें, एक्रेडिटेशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। अच्छा, जून के महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज अब तक हम देख चुके हैं? 1 जून को हमने देखा था वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस होता है। 2 जून 2014 को स्थापना हुई थी आंध्र प्रदेश से अलग होकर। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया, जिसकी थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस।
8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया और 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया। तो अभी तक ये जून के इंपॉर्टेंट डेज आपको ध्यान रखने हैं। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो सही उत्तर था ऑप्शन डी 168। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप हो तो प्लीज वहां पे भी एक बार इसे शेयर जरूर कर देना। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।